हेलो दोस्तों, अगर आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 2023 में 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देंगे तो यह वीडियो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक वायरल मॉडल पेपर का फुल सोल्यूशन दूंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखते रहें, जिससे कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस सारे समझ में आ जाए व आप अपने बोर्ड एग्जाम में 90+ नंबर ला सकें। इसीलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें। तो हम बिना किसी देरी के इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतेंद्र युग के प्रणेता कौन है? तो कौन है? ऑप्शन है हमारे भारतेंद्र हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद। जो इसका राइट आंसर है वो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, क्योंकि भारतेंद्र युग है तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र हो गया। उसके बाद हमारा दूसरा नंबर आता है, नहुस नाटक के रचनाकार कौन है? देख लेते हैं ऑप्शंस। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गिरधर गोपाल दास, प्रेमचंद। जो इसका राइट आंसर है वो है गिरधर गोपाल दास। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अभी मैं इसका फुल सोल्यूशन भी दूंगा, गद्यांश, पद्यांश, रचनाएं सभी प्रकार की। संस्कृत संस सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक हैं, कौन है? जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मोहन राकेश, मुंशी प्रेमचंद। जो इसका राइट आंसर है वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन आता है, आदिकाल के कवि नहीं है। क्या पूछा गया है कि कवि नहीं है, आप जो कवि हो उनका मत लगा के आ जाना, जो नहीं है उनका बताना। कौन है? नरपति, सूरदास। ठीक है, ये कौन? जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सूरदास जी। ठीक है, उसके बाद हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन आता है, भक्ति काल के कवि हैं, कौन है? केशवदास, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सूरदास, भूषण। तो इसका राइट आंसर होगा वो है सूरदास जी, भक्ति काल के कवि नहीं है। उसके बाद हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन आता है, भक्ति काल की रचना है, कौन है? सूर सालावरी, रामचंद्रिका, पृथ्वीराज रासो, कामायनी। आपको बताना है कि कामायनी किसकी रचना है और यह किस विधा की रचना, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। रामचंद्रिका किसकी है? ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है सूर सारावली, इसका राइट आंसर है। बीजक के रचनाकार का नाम है, बीजक के रचनाकार तो आपको सबको पता होगा, कबीरदास जी। ठीक है, आठवां नंबर क्वेश्चन आता है, आदिकाल की समय सीमा क्या है? आदिकाल की समय सीमा क्या है? सन 1050 से 1375। ठीक है, उसके बाद हमारा नौवां नंबर क्वेश्चन आता है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, किस काल को कहा जाता है? आदिकाल को, भक्ति काल को, रीति काल को, आधुनिक काल को। किस काल को कहा जाता है? भक्ति काल को। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10वां नंबर, साकेत के रचनाकार कौन है? साकेत के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंद पंत, जयशंकर प्रसाद, हरिऔध जी। तो इसका राइट आंसर है वो है मैथिली शरण गुप्त। आपको हमें ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि साकेत किस विधा पर आधारित रचना है। उसके बाद हमारा 11 नंबर क्वेश्चन आता है, रस के कितने भेद होते हैं? तो रस के कितने भेद होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 12वां नंबर, सूर्य का पर्यावरण नहीं है, कौन नहीं है? अर्क, प्रभाकर, दिवाकर, निशाकर। ठीक, कौन है? निशाकर नहीं है, क्योंकि ये चंद्रमा का होता है। उसके बाद हमारा 13 नंबर क्वेश्चन आता है, हिमाचल में संधि विच्छेद है, मतलब हिमाचल में संधि है, कौन सी संधि है? हिमाचल में दीर्घ संधि है। उसके बाद हमारा 14 नंबर क्वेश्चन आता है, आंखों का तारा होना का अर्थ। वैसे तो आपके सिलेबस में है नहीं, पर मैं इसका बता दे रहा हूँ, बहुत प्यारा होना इसका अर्थ हो जाएगा। फिर हमारा 15 नंबर आता है, गुरुवे शब्द में कौन सी विभक्ति एवं वचन है? कौन सी विभक्ति एवं वचन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति एक वचन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा 16 नंबर क्वेश्चन आता है, गच्छति शब्द में कौन सा अलंकार एवं पुरुष है? तो कौन है? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 17 नंबर क्वेश्चन आता है, सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं? कितने चरण होते हैं? एक चरण होते हैं कि दो चरण की, चार चरण की, छह चरण? कितने होते हैं? चार चरण होते हैं। फिर हमारा आता है नेक्स्ट नंबर 18 नंबर, अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के 1, 2, 4, 3 कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। ठीक, हमारा आता है, हरिहरव में कौन सा समास है? कौन सा समास है?
द्वंद्व समास है, द्विगु है कि तत्पुरुष की कर्मधारा, कौन सा समास है? इसमें द्वंद्व समास है। फिर हमारा 20वां नंबर क्वेश्चन आता है, महाधन ईसा में कौन सी संधि है? तो कौन सी संधि है? गुण संधि की, यड़ संधि की, वृद्धि संधि की, दीर्घ संधि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यड़ संधि। ये तो हमारे हो गए 20 हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चंस या एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपको 2023 में ओएमआर शीट पर करने होंगे। उसके बाद हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं ऐसे, क्या है 21वां नंबर, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। हमारे 2 गद्यांश दिए जाएंगे, उसमें से हमें एक गद्यांश लिखना होगा। किस प्रकार से लिखना है देख लेते हैं। जैसे ये जो नीचे रेखा जिसमें चली होती है उसका हमें गद्यांश लिखना होता है, ठीक है। पर हम सारा पूरे का लिख सकते हैं, मतलब इसको पूरे पढ़कर हम लिख सकते हैं। मतलब गद्यांश का अर्थ यही होता है कि उसे अपने ही शब्दों में बढ़ा चढ़ाकर लिखना ही मतलब गद्यांश कहलाता है, गद्यांश की व्याख्या, ठीक है। इसमें से आपको कोई एक का कर लेना है। और आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी कि मैंने बोर्ड एग्जाम में कॉपी किस प्रकार से लिखें, तो जाकर देख लें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए गद्यांश कौन है, पद्यांश कौन है, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध कौन है, सभी प्रकार की जानकारी मैंने उस वीडियो में दी है। उसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसको किस प्रकार से करना होता है देख लेते हैं। जैसे इसको हम करते हैं, सबसे पहले जिसमें रेखा चली हुई है ये, इसका हमें व्याख्या करनी होती है। पहले हमारा क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। संदर्भ में क्या होता है कि यह किस पाठ से आया है व इसके लेखक कौन है। गद्यांश में हमारे लेखक होते हैं और पद्यांश में हमारे रचयिता होते हैं, तो इसका हमें लिखना होता है। सबसे पहले आप लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संकलित पाठ, जो भी इसका पाठ का नाम हो उसे आप ब्लैक पेन से लिख देंगे। आप ब्लैक पेन से तभी लिखें जब आपको एकदम पता हो 100% की यही है, वरना आप ब्लू पेन से लिखें। ब्लैक पेन से लिखने से क्या होगा, जो एग्जामिनर होगा वो सीधे आपको देख लेगा तो आपको नंबर दे देगा, अगर आपका गलत है तो सीधे गलत कर देगा। इसीलिए आप अगर पता हो कि हमारा 100% सही है तभी आप ब्लैक पेन से लिखें, मतलब पाठ का नाम व रचयिता मतलब लेखक का नाम, तभी आप ब्लैक पेन से लिखें, अन्यथा आप ब्लू पेन से पूरा लिख दें। फिर व्याख्या किस प्रकार से करनी है, व्याख्या जैसे इतना दिया गया है, इसे आप अपने ही शब्दों में बढ़ा चढ़ा कर लिख दें, बस इसकी व्याख्या हो जाएगी। उस वीडियो को आप जरूर देखें, उसमें मैंने बताया कि आप पाठ का नाम किस प्रकार से पहचानें, उसकी ट्रिक बताई है, कि उसके लेखक किस प्रकार से लिखें उसकी भी ट्रिक बताई है, ठीक है। संदर्भ की व्याख्या किस प्रकार से करें, सब प्रकार की मैंने ट्रिक बता दी है, ठीक, उसको आप देख लेना। और 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश भी बता दिए। उसके बाद हमारा आ जाता है पद्यांश भी आ जाता है। 6 नंबर का देखिए आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के, तो 6 नंबर के हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। शरद कंवर बंदो हरि राही, ये भी आपके लिए 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका पद्यांश लिखना होता है, जैसे ऊपर लिखा था निम्न, उसमें आ जाते हैं रचयिता, इसमें आ जाते हैं, उसमें होते हैं लेखक, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। यही देख लेते हैं। तब शरद कंवर बंधु मतलब जिनकी कृपा पढ़ने से जो जब अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरे को सुनाई देने लगता है, मतलब जो भिखारी होता है वो भी बहुत अमीर बन जाता है। इस प्रकार से आप इसे जब आप पाठ पढ़ेंगे इसका तो आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। उसके बाद या तो आप का करना है या फिर खा, दोनों में से आपको किसी एक को करना होता है। और इसके जो 3 क्वेश्चन हैं ये 2-2 नंबर के होते हैं, 6 नंबर आपके हो जाते हैं इसके पक्के। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट, क्या, निम्नलिखित किसी एक का लेखक का हमें जीवन परिचय लिखना होता है, या तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या तो अजय शंकर प्रसाद, या राजेंद्र प्रसाद का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप तीनों में से किसी एक का लिखना होता है, 5 नंबर का लिखना होता है। और पिछली बार आपके 2022 में आता था 3 नंबर का ये, पर इस बार आया है 5 नंबर का। इसलिए इसमें क्या चेंज हुए हैं इस वीडियो में मैंने बताया है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस वीडियो में आपको इसका फ्लो चार्ट बना के लिखना होता है, इस प्रकार से बनाना है। फिर लेखक का नाम क्या है, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, पिता का नाम क्या था, कहाँ तक शिक्षा की है, ठीक है, उनके गुरु कौन थे, उनके मतलब साहित्य में स्थान क्या था। इस प्रकार से आपको फ्लो चार्ट बनाकर फिर लिखना है, ठीक है। और उनकी एक रचना भी आपको लिखनी होती है। उसके बाद ये लेखक का, ये हमारे कवि का हो गया, सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा जी, ठीक है। इनमें से आपको किसी का भी लिखना है फ्लो चार्ट बना के इस प्रकार से, ठीक है।
उसके बाद हमारा आ जाता है निम्नलिखित गद्यांश एवं पद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसका हमें हिंदी में अनुवाद करना होता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए दो पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला पार्ट हमारा है वाराणसी, उसके बाद दूसरा पार्ट आता है भारतीय संस्कृति। इन दो पार्ट को आप इसका हिंदी कभी पहले एक पैराग्राफ से पूछ देगा, कभी दूसरे पैराग्राफ से, मतलब ये दो पार्ट आप जरूर याद कर लें। पहला पार्ट मतलब भारतीय संस्कृति और वाराणसी, दो पार्ट जरूर याद कर लें। फिर हमारे आ जाते हैं का नाम श्लोक आपको 3 याद कर लेने हैं, क्योंकि 2 अथवा में आ जाते हैं और एक आपको लिखना होता है। जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ठीक है, एक तो ये इसका अर्थ लिखना होगा किस पाठ से आया है, फिर एक हमें जो इस पाठ मतलब इस प्रश्न पत्र में ना आया हो एक श्लोक लिखना होता है। आप 2 याद कर लेंगे क्योंकि एक अथवा में आएगा, एक आप लिख देंगे तो उसके भी आपको नंबर 2 मिल जाएंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है क्या, इनके हमें संस्कृत के प्रश्नोत्तर करने होते हैं। संस्कृत के प्रश्नोत्तर जैसे वीरकेन पूछते, पारसी संस्कृति कास्ती। ठीक है, ये जो 4-5 हैं ये आपके लिए हैं, 2 आपको करने होते हैं, 2-2 नंबर के आते हैं, 4 नंबर आपके हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है 26 नंबर क्वेश्चन। आपको निबंध लिखना होता है, सबसे ज़्यादा नंबर का आता है 9 नंबर का। किस प्रकार से लिखना होता है, रूपरेखा बनाकर। रूपरेखा सबसे पहले 2 हेडिंग तो सब में होती हैं, प्रस्तावना व उपसंहार, ये तो 2 मेन होती हैं। फिर देखो जो निबंध होंगे वे 2 ही आधार पर होंगे, या तो उसके कुछ फायदे होंगे या तो फिर कुछ नुकसान होंगे। ठीक है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, या तो इसका कुछ फायदा होगा या तो फिर कुछ नुकसान होगा। ठीक है, तो आप अगर नुकसान होते हो तो इसका किस प्रकार से फैला, इसके हम किस प्रकार से बचें, फैलने का क्या कारण था, ठीक है, उसकी क्या कारण हुआ, किस प्रकार से इसे हम संभलें, किस प्रकार से इसका बचाव करें। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आपको ये 3 से 4 पेजों में लिखना है। और आप ये याद कर लें कि निबंध को याद नहीं किया जाता है, इसे अपने ही मन से बना बना कर लिखा जाता है। ठीक है, और मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि वीडियो को आप उस वीडियो को ज़्यादातर जरूर देखें, उसमें भी मैंने आपके 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध बताए हैं। ठीक है, और आपको जैसे निबंध में कुछ लिख भी देना, जैसे आ गया हमारा जनसंख्या वृद्धि पर आ गया तो आप लिख देंगे उसमें 2 बच्चे, लिख देंगे 2 बच्चे, छोटा परिवार, इस प्रकार से आप लिख देंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है एक खंड काव्य करना होता है। ये सभी में अलग अलग आता है, कहीं कहीं ज्योति जवाहर, कहीं नहीं जय सुभाष। ठीक है, तो आप 3 नंबर का आता है, इसे आप 3-4 पेजों में मत लिखें, आप 1 से 1.5 पेज में लिखें बस। ठीक है, 1 से 1.5 पेज में लिख दें, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अगर आपको